जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का टॉपर्स IQ के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। सुप्रभात सभी को, आप सभी को नमस्कार। आप सब लोग जल्दी सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। देखिए आज जी के GS की हम 20वीं सीरीज को यहाँ पे खास करके MTS के बच्चों के लिए यहाँ पे PPT को डिज़ाइन करके लेके आए हुए हैं। बाकी जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बिना किसी विलंब के आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अभिलेखों से है। क्या अभिलेख? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सबसे पहले बताएं, अभिलेखों का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसे हम कहते हैं क्या? एपिग्राफी। जब पूछेगा कि एपिग्राफी का संबंध किससे है, तो एपिग्राफी का संबंध अभिलेखों के अध्ययन से बोलते हैं एपिग्राफी। एरण अभिलेख किसका है? देखिए अभिलेख जो है, अभिलेख में बहुत सारे अभिलेख थे। सबसे पुराना अभिलेख जब पूछेगा सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो बताना कि बोगस काजी। क्या? बोगस काजी अभिलेख। बोगस काजी अभिलेख ये सबसे पुराना अभिलेख है। ये कहाँ पड़ता है? इसकी लोकेशन है मध्य एशिया। क्या? मध्य एशिया। मध्य एशिया में पड़ता है। आपको मैं बताया था कि मध्य एशिया को क्या बोलते हैं? एशिया माइनर बोलते हैं। क्या? इसी को बोलते हैं एशिया माइनर। बोलेगा एशिया माइनर या तो मध्य एशिया बोलेगा, तो वहाँ पे कौन सा अभिलेख है? तो बोगस काई अभिलेख सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक, सबसे बड़ा अभिलेख पूछे, सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो बता दीजिएगा कि अशोक का अभिलेख जो है 13वां अभिलेख। क्या? अशोक का जो 13वां अभिलेख है ये सबसे बड़ा अभिलेख है। इसमें किसका जिक्र किया गया है? इसमें अशोक के जो है कलिंग युद्ध, क्या जो कलिंग युद्ध था इसका जिक्र किया गया, कलिंग युद्ध का। तो ठीक, कलिंग कहाँ पे पड़ता है? लोकेशन कलिंग की, कलिंग तो इस समय पड़ता है कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा। इसमें क्या हुआ था? कलिंग युद्ध में अशोक के द्वारा, अशोक की सेनाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा मार काट हुआ था। इससे कलिंग युद्ध से क्या हो गया? अशोक के हृदय को परिवर्तन कर दिया। अशोक का हृदय परिवर्तित होकर के इसी के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद ये सोचा कि अब से मार काट नहीं होगा, सब कुछ छोड़ दिया। ठीक, आइए एक मैप के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक, ये क्या है? आपका अभिलेख है। अभिलेख देखिए सबसे पहला कौन सा अभिलेख है? अभिलेख है सबसे पहला आपका मंदसौर अभिलेख। क्या? मंदसौर अभिलेख किसका है? यशोवर्मन। क्या? यशोवर्मन। देखिए जिसका शौर्य होगा, शौर्य जिसका होगा उसी का क्या होगा? यश होगा संसार में। इससे याद रखिएगा मंदसौर अभिलेख किसका है? यशोवर्मन का है। ठीक, ग्वालियर अभिलेख। क्या? ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर भोज। क्या? मिहिर भोज का अभिलेख कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख। अगला क्या है? जूनागढ़। जूनागढ़ पूछे या तो भीतरी अभिलेख पूछे, ये कहाँ पे है? स्कंदगुप्त का है। आखिर जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है? गुजरात, गुजरात में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक, याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम बताएंगे। एरण अभिलेख। क्या? एरण अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से। क्या है? भानुगुप्त से। अब मास्की। क्या? ये है मास्की। मास्की अभिलेख का संबंध किससे है? अशोक से। क्या? अशोक। मास्की का संबंध अशोक से है। गुर्जरा। क्या? ये है गुर्जरा अभिलेख। ठीक, मास्की के बाद यह कौन सा अभिलेख हो गया? आपका गुर्जरा अभिलेख। ठीक, गुर्जरा अभिलेख का संबंध किससे है? ये भी अशोक से है। ठीक, ये भी इसका संबंध किससे है? अशोक से है। ठीक, उसके बाद क्या है अगला? हाथी गुफा अभिलेख। क्या? हाथी गुफा अभिलेख किसका है? खारवेल। क्या? चूंकि हाथी बहुत ज़्यादा खाती है इसीलिए याद के लिए खा से खाना कौन खाता है? हाथी। ये किसका है? कलिंग राजा खारवेल का है। एहोल अभिलेख पूछे तो बता दीजिए पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय का कौन सा है? एहोल अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? तो विजय सेन। क्या? विजय सेन का ये देवपाड़ा अभिलेख है। अशोक के जो कुछ और इम्पोर्टेंट आगे आइएगा देखिएगा। हाँ, अगला क्या है? हाँ, इसमें कुछ और है। ग्वालियर अभिलेख मैंने आपको बताया कि ये है राजा मिहिर भोज। किसका? राजा मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है। स्तंभ अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त। किसका? समुद्रगुप्त। ये है कहाँ पे? इलाहाबाद में, जिसका अब नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पे है? प्रयागराज में। इसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया है। ठीक, मंदसौर। क्या? ये है मंदसौर अभिलेख। किसका है? यशोवर्मन का। नासिक अभिलेख ये गोमती बलश्री का। किसका? नासिक से याद करिए बलश्री। ठीक, उसके बाद जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रतामन। किसका? रुद्रतामन का अभिलेख है। ठीक, आपने इसको देख लिया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था आपका कि आखिर एरण अभिलेख का संबंध किसका है? तो एरण अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त का है। कुछ अभिलेख से संबंधित और हम आपको बताते हैं। देखिए अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन जैसे कि पूछता है कि आखिर अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं। तो पहली बात कौन सा है? मास्की। क्या? मास्की, गुर्जरा, गुर्जरा, नेतुर। क्या? नेतुर,
और उदय गोलान, क्या उदय गोलान, ये जो है 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम, क्या अशोक का नाम इसमें अशोक दर्ज किया गया, क्या अशोक का नाम अशोक लिखा गया। ठीक, ये कौन कौन सा है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदय गोलान, इसमें अशोक का नाम क्या लिखा गया है, अशोक लिखा गया है। ठीक, उसके बाद क्या पूछता है, अशोक का नाम जो है कहाँ पे सम्राट लिखा गया है, सम्राट, सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में लिखा गया है, तो सम्राट अशोक जो है ये भब्रू अभिलेख, किसमें, जो भब्रू अभिलेख है ये कहाँ पड़ता है, इसकी लोकेशन है आपका भब्रू पड़ता है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के राज्य में, राजस्थान का जो भब्रू अभिलेख है यहाँ पर अशोक को सम्राट कहा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, किससे संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ जितने बनेंगे सबको एक एक करके आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आखिर हुई कब, इसकी शुरुआत हुई क्या 14 जुलाई, क्या 14 जुलाई 1942 को, इसकी जो है इस डेट को 14 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने, किसने, गांधी जी ने वर्धा, क्या वर्धा एक जगह है गुजरात में, वहाँ से क्या किए, वर्धा गुजरात से गांधी जी के द्वारा इसे भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव सोचा गया। जब पूछेगा कि गांधी जी के किसके प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा सोचा गया, तो आप बताइएगा महात्मा गांधी। प्रस्ताव को कांग्रेस कमेटी की समक्ष किसके रखा, क्या प्रस्ताव को कमेटी के समक्ष यानी कांग्रेस कमेटी के समक्ष किसने रखा, कमेटी के समक्ष किसने रखा, तो बता दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू, किसने, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस प्रस्ताव को कांग्रेस के कमेटी के समक्ष रखा गया। उसके बाद प्रस्ताव आखिर पारित कब हुआ, क्या इसका समर्थन पूछ लेता है कभी कभी कि इस प्रस्ताव का समर्थन किसके द्वारा किया गया, तो बता दीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या सरदार पटेल जी के द्वारा इस प्रस्ताव को समर्थन दिया गया। इस प्रस्ताव को 8 जुलाई 1942 को कांग्रेस के समक्ष रखा गया। उसके बाद हुआ क्या, ये प्रस्ताव पास कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पास हो गया। क्या प्रस्ताव जो है ये पास हो गया। ये पास होने के बाद जब पूछेगा कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पास हो गया। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अरुणा आसफ अली, क्या अरुणा आसफ अली उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक, उसके बाद हुआ क्या कि जब ये प्रस्ताव पारित हो गया उसी के जस्ट एक दिन बाद, क्या जस्ट एक दिन यानी 9 अगस्त, क्या 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, क्या 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन इसी के जस्ट 12 घंटे बाद ऑपरेशन जीरो आवर, क्या ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूछता है कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है, तो बता दीजिएगा कि इसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। इसमें क्या किया गया, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के बाद इन्हें कहाँ कहाँ रखा गया, देखो रखा कहाँ गया, जो महात्मा गांधी जी थे, क्या गांधी जी को कहाँ रखा गया, महात्मा गांधी जी को ले जा करके आगा खां पैलेस में, कहाँ आगा खां पैलेस है, एक पुणे की जेल है आगा खां, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी को शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को, क्या राजेंद्र प्रसाद को कहाँ ले जा रखा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ले जा करके रखा गया हजारीबाग जेल में। कहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को रखा गया बांकीपुर जेल में। कहाँ पे रखा गया, राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में रखा गया। यहाँ पे बांकीपुर, इस समय बांकीपुर जेल कहाँ पे है, ये पटना में है। कहाँ पे है, पटना बिहार में इसकी लोकेशन है। उसके बाद इसमें हुआ क्या कि इसके साथ साथ और कौन थे, हजारीबाग, जब जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया, तो बता दीजिए कि इन्हें कहाँ रखा गया, हजारीबाग जेल में शिफ्ट किया गया। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को शिफ्ट किया। गांधी जी को कहाँ, आगा खां पैलेस में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया, तो आप लोग बता दीजिए इन्हें अहमदनगर जेल में। कहाँ, अहमदनगर जेल में रखा गया। अहमदनगर जेल में किसे रखा गया, इन सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ले जा करके वहाँ रख दिया गया, नज़रबंद कर दिया, क्योंकि ये आंदोलन क्या हो, इससे ये आंदोलन चल न सके। अंग्रेज़ों को इस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन उषा मेहता, कौन, उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण किया। इन्होंने क्या किया,
उषा मेहता के द्वारा रेडियो प्रसारण किया गया। और इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन अंग्रेज़ों के द्वारा दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेज़ों के द्वारा ये आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े नेता जो है भाग ले रहे हैं, सभी नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। ठीक, उसके बाद ये आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, आप लोग बता दीजिए। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो गया था। 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। इसी में क्या बताए थे, गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। जब पूछेगा करो या मरो का नारा किस में दिया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने दिया, यूसुफ अली। किसने दिया, यूसुफ अली के द्वारा इसमें गांधी जी को करो या मरो का नारा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है। क्या, प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी प्रथम वाइस प्रेसिडेंट वाइस आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता होगा ये प्रथम क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये थे क्या, शिक्षा मंत्री। क्या, जब भारत की अंतरिम सरकार जो गठन हुआ था उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में, तो आपको बता दीजिएगा क्या, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कौन थे, ये आपको पता है, इन्हें जानते हैं हम लोग क्या, लौह पुरुष के नाम से। क्या, लौह पुरुष पूछेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इससे मूर्ति कितनी, 182 मीटर की मूर्ति जो है ये कहाँ लगी है, कांकरिया गुजरात में। कहाँ पे, कांकरिया झील के किनारे। कांकरिया एक झील है, वो कहाँ पे पड़ती है, गुजरात में। गुजरात में ये सरदार वल्लभ भाई की सबसे बड़ी स्टैचू लगी है। ये आखिर किस द्वीप पे है पूछेगा, साधु बेट द्वीप। किस द्वीप पे, साधु बेट द्वीप पे। ठीक, साधु बेट द्वीप पे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू लगी है। पूछा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारीलाल नंदा। क्या, गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। प्रेसिडेंट के बारे में पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे। प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम क्या थे, आपके प्रेसिडेंट थे। ठीक, प्रथम वाइस प्रेसिडेंट पूछेगा, सर्वपल्ली। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। क्या, उपराष्ट्रपति पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा क्या, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के प्रथम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, ये भारत के प्रथम क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, आइए क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या, होन्शु द्वीप। क्या, होन्शु द्वीप जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। देखिए ये 4 जापान के क्या है, 4 महत्वपूर्ण क्या है, ये द्वीप हैं। क्या, जापान के 4 सबसे बड़े बड़े द्वीप यही हैं। देखिए क्या है, मैप के माध्यम से समझिएगा, आपको जापान का पूरा मैप दिख रहा होगा। देखिए इसके बाद आपको विश्व दिखाते हैं, विश्व का नक्शा। हाँ, आपका ये देखिए, ये पूरा चाइना का पार्ट है। क्या, ये चाइना का पार्ट है। ठीक, अब इसी में क्या है, जापान का पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये जापान का पार्ट है, पूरा जापान है। इसी को हम एक मैप के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए जापान सबसे बड़े, आपका पहला कौन सा है, होकाइडो द्वीप। क्या, होकाइडो, ये पूरा लोकेशन किसकी है, होकाइडो द्वीप। जापान की कौन सा द्वीप है, होकाइडो। उसके जस्ट नीचे आएंगे आप, होकाइडो के बाद आपका आ जाएगा होन्शु द्वीप। क्या, होन्शु द्वीप, ये दूसरा है क्या, होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप की लोकेशन आप लोग देख रहे हो कि इतना बड़ा पूरा है आपका होन्शु द्वीप, यानी होकाइडो। होकाइडो के बाद क्या आ गया, होन्शु। ठीक, सबसे ऊपर होकाइडो, होकाइडो के नीचे होन्शु द्वीप। ठीक, उसके बाद आप जाए शिकोकू। क्या है, शिकोकू। शिकोकू ये आपका तीसरा हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या है, क्यूशू। क्या, क्यूशू द्वीप जब पूछेगा तो कहाँ पे, देखो जापान के 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, कौन कौन सा, पहला होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, होन्शु। उसके बाद शिकोकू, क्यूशू, शिकोकू, क्यूशू। जब पूछेगा कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो बता दीजिए होन्शु द्वीप। ये क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा जो द्वीप है जापान का ये कौन सा है, क्यूशू द्वीप। क्या, होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें क्या क्या अवस्थित है, देखिए होन्शु द्वीप पे जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। क्या, जापान की राजधानी जो है टोक्यो, याद रखिएगा, टोक्यो जापान की राजधानी है। ये किस द्वीप पे अवस्थित है, होन्शु द्वीप पे। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है आखिर सबसे जो जापान का एक ज्वालामुखी ये कौन सा है, सुसुप्त ज्वालामुखी, फ्यूजियामा। क्या, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी कहाँ पे अवस्थित है, ये ज्वालामुखी होन्शु द्वीप पे अवस्थित है। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है आखिर जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये किस प्रकार की इसकी नेचर है, सुसुप्त। क्या, सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी ये सोया हुआ है, अब उठने की अवस्था में नहीं है। ये कहाँ पे अवस्थित है, होन्शु द्वीप में। उसके बाद इसके नागोया। क्या, नागोया, देखो एक इसकी कंट्री है जापान की, क्या, नागोया, नागोया। नागोया के बाद एक और क्या, ओसाका। क्या, नागोया, ओसाका।
ओसाका। जापान का जो डेट्रायट है, क्या डेट्रायट बोलते हैं, क्या डेट्रायट, डेट्रायट। जापान का जो डेट्रायट बोलते हैं, किसे बोलते हैं, नागोया। डेट्रायट मतलब क्या होता है, डेट्रायट का मतलब होता है सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल की क्या होती है, फैक्ट्री जो होती है, ये कहाँ पे स्थित है, जापान के डेट्रायट में है, ठीक है। हाँ, ओसाका क्या है, जापान का ओसाका। जब पूछेगा जापान का सूत्री वस्त्रों का उद्योग कहाँ पे है, ओसाका। ओसाका को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ओसाका को। नागोया क्या है, इसका क्या है, ऑटोमोबाइल की सबसे बड़ी कंपनी है नागोया, जापान की है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ सकता है, उसके बाद जल संधि पूछ सकता है, क्या जल संधि के बारे में पूछ सकता है। देखिए ये होकाइडो द्वीप है, नीचे क्या है, होकाइडो के जस्ट नीचे क्या है, होन्शु द्वीप। होकाइडो और होन्शु के द्वीप में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है सुगोमा। क्या सुगोमा की संधि जो है, क्या होकाइडो और जापान के बीच में कौन सी संधि है, तो बता दीजिएगा, क्या सुगोया, क्या सुकोया। सुकोया की संधि किसके किसके बीच में है, तो जापान के होकाइडो और होकाइडो के साथ होन्शु द्वीप। क्या होन्शु द्वीप में किसकी, सुगारू की जल संधि। कौन सी जल संधि, सुगारू, ध्यान दीजिएगा, सुगारू जल संधि। किसकी जल संधि, सुगारू जल संधि, जापान के होकाइडो और होन्शु द्वीप के मध्य में। ये आपका बताया मैंने, होन्शु द्वीप, ऊपर क्या है, होकाइडो द्वीप, इसके बीच में कौन सी जल संधि, सुगारू जल संधि। कौन सी, सुगारू जल संधि। क्वेश्चन देखिएगा, पूछा कि जापान की राजधानी टोक्यो किस पे अवस्थित है, होन्शु द्वीप पे। होन्शु क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि टिटिकाका झील, क्या टिटिकाका झील कहां पे अवस्थित है। देखिए टिटिकाका झील ये कहां अवस्थित है, मैंने आपको बताया, क्या पेरू और बोलिविया की सीमा पे क्या उनसे झील है, टिटिकाका झील है, ठीक। पेरू और बोलिविया की सीमा पे। देखिए मैंने आपको एक मैप के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास उस दिन किया था। देखिए मैंने सबसे पहले क्या बताया था, इक्वेटर, ये क्या है, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इस पे कौन सा देश दक्षिण अमेरिका के अवस्थित है, दक्षिण एशिया का क्वेटो, क्या क्वेटो, क्योटो, दक्षिण अमेरिका जो क्योटो शहर है, ये किस पे अवस्थित है, ये भूमध्य रेखा पे अवस्थित है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, कोटो, क्या क्योटो जो है इक्वा देश की राजधानी है। पहला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील। क्या ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। देखिए ये आपको ब्राजील का पूरा मैप दिख रहा होगा, पीला पीला, ये कौन सा है, ब्राजील है, ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। पूछेगा इसकी सबसे बड़ा, ये तो देश है, देश, इसकी सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ा जब पूछेगा दक्षिण ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो रियो डी जेनेरियो। क्या रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राजील का सबसे बड़ा शहर हो गया। उसके बाद इसमें और क्या बताया था, इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन सी नदी है, आपकी अमेजोन रिवर। क्या अमेजोन, यानी अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। पूरे विश्व की अफवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। अमेजन क्या है, विश्व की, जब पूछेगा पूरे विश्व में अफवाह क्षेत्र, क्या अफवाह क्षेत्र यानी सबसे ज़्यादा जल लेकर कौन सी चलती है, तो अमेजन नदी। उसके बाद पूछ सकता है आखिर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी। क्या नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ पे अवस्थित है नील नदी, का आप बता दीजिए, अफ्रीका लोकेशन में है। क्या आपको मैंने अफ्रीका में बताया भी था, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है अमेजन नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है, अमेजन की सहायक नदी कौन सी, मेडिरा। क्या मेडिरा जो है ये अमेजन की सहायक नदी है। मेडिरा किसकी सहायक नदी है, अमेजन की, ठीक। अमेजन की क्या है, सहायक नदी है मेडिरा, ठीक। ये चीज़ आपको मैं बता दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, इसी लोकेशन में आप नीचे देखिएगा, जस्ट ये देखिए आपका देश है क्या, उरुग्वे। क्या देश है, उरुग्वे। इन्होंने सबसे पहला फुटबॉल मैच किसके द्वारा जीता गया, उरुग्वे के द्वारा। क्या उरुग्वे के द्वारा सबसे पहला फुटबॉल मैच विन किया गया, यानी जीता गया। उरुग्वे लोकेशन आपको सबसे ज़्यादा शहरी लोकेशन किसका है, यही है। उसके बाद पूछ सकता है कि इसमें कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा आपका पर्वत कौन सा है, आप बताइए, एंडीज पर्वत। क्या एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक। एंडीज ये कहाँ पड़ती है, ये दक्षिणी अमेरिका में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकगुआ। क्या माउंट एकांकगुआ ये सबसे ऊंची चोटी है, ये यहीं पे पड़ती है, ठीक। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकगुआ। उसके बाद इसी में क्या है आपका, एक यहाँ पे जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात है आपको बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये चिली हो गया। क्या पूछेगा इसकी लैंड लॉक कंट्री कौन कौन सी है, बोलिविया और पराग्वे। देखिए बोलिविया और पराग्वे ये दोनों लैंड लॉक कंट्री हैं, पूरे स्थल अवरुद्ध है। स्थल अवरुद्ध में क्या है, बोलिविया और पराग्वे। क्या बोलिविया प्लस पराग्वे जो है ये आपके
स्थल अवरुद्ध देश हैं। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा ये फ्रेंच और गुयाना, क्या गुयाना, यहाँ से ये आप क्या है फ्रांस जो है, पूछेगा दक्षिण अमेरिका के किस जगह से फ्रांस अपना रॉकेट छोड़ता है, तो आप बताइए फ्रेंच गुयाना से। क्या फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका का शहर है, यहाँ से फ्रांस अपना रॉकेट छोड़ता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ एक लोकेशन क्या है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फॉकलैंड, क्या फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप, ये तो है दक्षिण अमेरिका के पास में। क्या दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना वाला पार्ट है इसके पास में है, लेकिन इस पे अधिकार किसका है, जो पूछेगा फॉकलैंड द्वीप पर अधिकार किसका है, तो बता दीजिएगा आप लोग ब्रिटेन। क्या फॉकलैंड द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार है। उसके बाद पठार के बारे में पूछ सकता है कि आखिर पेंटागोनिया का पठार किसका, पेंटागोनिया का पठार कहाँ अवस्थित है, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। क्वेश्चन पूछता है अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार, यही है पठार। ठीक, आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ राष्ट्रपति भवन, क्या पूछता है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रपति भवन आपको पता होगा, ये तो इसकी उपस्थिति तो है दिल्ली में। क्या राष्ट्रपति भवन तो दिल्ली में है, दिल्ली में। ठीक, लेकिन दिल्ली में कौन सी दिल्ली, नई दिल्ली, ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद किस पर्वतमाला पे है, रायसीना की पहाड़ियों पर। क्या रायसीना की पहाड़ियों पर ये राष्ट्रपति भवन अवस्थित है। ठीक, राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पूछ सकता है, जो राष्ट्रपति भवन है, देखिए हाँ ये आपको राष्ट्रपति भवन दिख रहा होगा अच्छे से। राष्ट्रपति भवन के सामने ये देखिए आपका कौन सा है, ये आपका जो है राजपथ है। क्या इसी को बोलते हैं राजपथ। ठीक, राजपथ। इसी के जस्ट बगल मुगल गार्डन है। क्या है ये पूरा आपका कौन सा है, मुगल गार्डन, इसे क्या बोलते हैं, मुगल गार्डन। मुगल गार्डन, मुगल गार्डन किसमें अवस्थित है, राष्ट्रपति भवन में। पूछेगा इसमें कितने कमरे हैं, आप बता दीजिए 340 कमरे टोटल के टोटल राष्ट्रपति भवन में हैं। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है इसकी डिज़ाइन किसने किया, इसकी डिज़ाइन जो किया गया था हर्बर्ट बेकर। क्या एक हर्बर्ट बेकर और एडमंड लुटियंस, बेकर एंड लुटियंस के द्वारा। इसी के लिए इसे क्या कहते हैं, लुटियंस की दिल्ली कहते हैं। ठीक है, लुटियंस की दिल्ली। ठीक, यहाँ पे अंग्रेजों का पूरा शासन था। इसके वास्तुकार कौन से, हर्बर्ट बेकर एंड लुटियंस। उसके बाद ये किसको बनाने का श्रेय किसने दिया था, इरविन। क्या इरविन के द्वारा इसे बनाने को श्रेय दिया गया। उसके बाद इसे पूछ सकता है कि आखिर देखिए इसके राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने क्या दिख रहा होगा आपका, मुगल गार्डन। मुगल गार्डन में कितने प्रकार के फूल हैं, 1200 प्रकार के विभिन्न प्रकार के फूल हैं, गुलाब, नीला, पीला, लाल, ये सब हैं। ठीक, उसके बाद कितने कमरे हैं, 340 कमरे। इसमें क्या है, आगे पीछे की तरफ राजपथ है, आगे की तरफ क्या है, मुगल गार्डन है। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति भवन के बारे में। ठीक, राष्ट्रपति भवन किस पे अवस्थित है, रायसीना की पहाड़ियों पर अवस्थित है। देखिए ये क्या है, पराश्रव्य तरंगे। क्या पराश्रव्य तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, देखिए ये चीज़ 2 बार रिपीटेशन हो गया, इसे आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, पराश्रव्य तरंगे ध्वनि तरंगे हैं, इनकी आवृत्ति कितनी होती है। देखिए ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, ये एक यांत्रिक तरंग होती है। क्या यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे, कौन सी, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक, ध्वनि तरंगे क्या होती है, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे। ऐसी तरंगे जो सीधी रेखा में नहीं गति कर सकती। मान लीजिए एक रेखा, इस पे ध्वनि तरंगे इस तरीके से, यानी ध्वनि तरंगे सीधी रेखा में गति नहीं कर सकती है। ऐसी तरंगों कौन सी बोलते हैं, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग। जो तरंग सीधी रेखा में गति नहीं करते उसे हम यांत्रिक तरंग बोलते हैं। ठीक, ध्वनि तरंग। पूछा है कि पराश्रव्य तरंग, देखो 20 होता है, कौन कौन सा, एक होता है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम। जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक होता है पराश्रव्य, श्रव्य और अपश्रव्य तरंगे। क्या अपश्रव्य। जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। क्या अपश्रव्य तरंगे। ठीक, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से आपको देखिए 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इसको देखो गलत टाइपिंग हो गई है, यहाँ देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे लिख उठा है, क्या लिखा है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगर पूछेगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक कौन सी तरंगे होंगी, तो आपको बताना है कि ये पराश्रव्य, क्या श्रव्य तरंगे। क्या श्रव्य तरंग 20 से 20,000 हर्ट्ज। जब 20,000 से ज़्यादा हो जाएंगी, क्या 20,000 से ज़्यादा हो जाएंगी, ये पराश्रव्य तरंगे हो जाएंगी। कौन सी तरंगे, पराश्रव्य। देखो 3 प्रकार की तरंग हो गई, कौन कौन सी, एक पराश्रव्य, एक श्रव्य, एक अपश्रव्य। अपश्रव्य मतलब 20,000 हर्ट्ज से कम। क्या 20,000 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से कम जो होंगी, जितनी कम होंगी ये कौन सी होंगी आपकी, ये होंगी आपकी अपश्रव्य। क्या अपश्रव्य तरंगे, ध्यान दीजिएगा। 20 से हर्ट्ज से कम होगी अपश्रव्य, 20,000 से 20,000 के मध्य होगी ये आपकी श्रव्य तरंगे होंगी। उसके बाद 20,000 से जितनी भी ज़्यादा हो सकती हैं वो किस में जाएंगी, आपकी पराश्रव्य तरंगे होंगी। ठीक है, अपश्रव्य तरंगे में कौन कौन सुन सकता है, ये तो सुन सकता है आपको कुत्ता हो गया, कुत्ता के साथ चमगादड़ जो सुनता है, ये अपश्रव्य तरंगे होती हैं। 20,000 से ज़्यादा वाली हर्ट्ज पूछा क्या है, पराश्रव्य तरंगे, ये किस में जाएंगी, 20 से 20,000 हर्ट्ज में जाएंगे। ठीक है, यही ऑप्शन था, 20 से 20,000 हर्ट्ज में पराश्रव्य तरंगे। इन्हीं तरंगों को हम लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा किया गया। देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया की
क्या कोई अभिक्रिया हो रही है उसकी दर को क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी चीज़ की अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। इसमें उत्प्रेरक कौन होते हैं, पॉजिटिव उत्प्रेरक होते हैं और एक होता है निगेटिव उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं उन्हें उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं। क्या, उसे बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जो घटाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक विष। क्या, उत्प्रेरक विष। यानी जो अपक्रिया विष मतलब जो जहर पिएगा वो क्या करेगा, किसी चीज़ की अपक्रिया को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। ठीक, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा किया गया, आपको बताना है कि वर्जिलियस। क्या, वर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज किया था। पूछता है कि दो उत्प्रेरक बहुत इंपॉर्टेंट है घी बनाने में। क्या, घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, आप बता दीजिए कि निकिल। ठीक, सॉरी हाइड्रोजन। क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं, हाइड्रोजन। ठीक, हाँ ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा यूज करते हैं, हाइड्रोजन। उसके बाद एक पूछ सकता है अमोनिया। अमोनिया बनाने में किस उत्प्रेरक का यूज होता है, आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग किया था। ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक पूछता है कि जैविक उत्प्रेरक क्या होते हैं। क्या, जैविक उत्प्रेरक। जब पूछेगा जैविक उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट क्या होते हैं, आप बताइएगा हार्मोन। क्या, हार्मोन और एंजाइम। हार्मोन और एंजाइम जो होते हैं ये जैविक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक, आइए क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान कौन सा है। प्रोटीन आखिर निर्माण कहाँ पे होता है, प्रोटीन का निर्माण तो होता है राइबोसोम में। क्या, राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। जब पूछेगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, उसके बाद लाइसोसोम क्या कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या, आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, तो बता दीजिएगा किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस। क्योंकि जो शरीर की एनर्जी बनती है सब कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ठीक, गोल्जी का। उसके बाद केंद्रक। क्या, केंद्रक। केंद्रक पूछ ले, मान लीजिए केंद्रक क्या होता है, ये सभी का कंट्रोल होता है पूरी कोशिकाओं की। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज किया गया। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त में एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या बोलते हैं। स्टडी से अबाउट जो एंटीजन होता है सीरोलॉजी, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, सीरम होता है। सीरम से आप याद रखिएगा एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होगा, रक्त से संबंधित है। उसके बाद पूछा कि आखिर जैसे मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एंटीबॉडी और एंटीजन। रक्त में जिस प्रकार का एंटीजन होगा, ब्लड में जिस प्रकार आरबीसी जो ब्लड में होता है आरबीसी, आरबीसी की सरफेस एरिया पे जिस प्रकार का एंटीजन होगा उसी प्रकार का हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारा ए प्रकार का एंटीजन है, इसका मतलब हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। और उसकी जस्ट अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी। इसका मतलब हमारी एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। ठीक, इसी तरीके से अगर बी होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी। इसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया, ओ। एक होता है ओ निगेटिव होता है, एक होता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव, इसे क्या करते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही। और सर्वदाता कौन सा होता है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव या तो ओ दे दे तो आप लोग जान जानिए ये सर्वदाता और सर्वग्राही हो गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ओलंपिक के छल्लों से संबंधित है। क्या, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किस रिंग के प्रतीक हैं। ठीक, देखिए आपको जो 5 छल्ले दिख रहे होंगे ओलंपिक के, ये क्या है, आपका पहला है कि रेड। रेड वाला क्या है, ये रेड वाला है। रेड वाला किस जोन को बताता है, अमेरिका। क्या, उत्तरी अमेरिका। यानी अमेरिका महाद्वीप के कौन शो करता है, रेड वाला छल्ला। ग्रीन वाला छल्ला आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला छल्ला जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, किस महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को शो करता है, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो ब्लैक वाला छल्ला है किसका तो बताता है, आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कौन दर्शाता है, वो ब्लैक वाला छल्ला हो गया। उसके बाद जो येलो वाला है आपको ये दिख रहा होगा, येलो वाला ये आपको बताता है एशिया। क्योंकि एशिया में आपको पता होगा कि रूस सबसे बड़ा येलो दिखता है, वैसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये नीले कलर का, ये आपका यूरोप कंट्री। कितने, यूरोप। यानी जो 5 महाद्वीप हैं, कितने, 5 महाद्वीपों का वर्णन जो है ओलंपिक के छल्लों में है। कितना, 5 महाद्वीप। आज तक आप लोग जानते नहीं होंगे लेकिन मैंने बहुत बड़ी बात आपको बता दिया। ओलंपिक आपको बता दें कि जो पहला ओलंपिक क्या हुआ था, एथेंस ग्रीस में। क्या, एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक हुआ था। ठीक, ये कब हुआ था, 1896 में एथेंस ग्रीस में ये पहला ओलंपिक हुआ था। उसके बाद पूछ सकता है ओलंपिक, इस समय जो ओलंपिक है 2021 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, आप बता दीजिए। ओलंपिक जो है जापान। क्या, पहला 2019 का ओलंपिक, ओ सॉरी चीन में हुआ था ना। 2019 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, देखिए एक होगा 2021 का ओलंपिक। ठीक, उसके बाद हाँ ठीक, देखो
2024 वाला ओलंपिक कहाँ होगा आप बता दीजिए। फ्रांस के पेरिस में होगा। कहाँ पे? पेरिस में होगा 2024 का ओलंपिक। 2000 ओलंपिक पर 4 साल के ईयर पे होता है। क्या 2028 वाला कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स। क्या? लॉस एंजल। ये कहाँ पे होगा? अमेरिका में। क्या? अमेरिका में है लॉस एंजल। ठीक, लॉस एंजल अमेरिका में 2028 का ओलंपिक होगा। उसके बाद 2021 का ओलंपिक, 2024 का ओलंपिक ये कहाँ पे हुआ? 2021 वाला। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे पिन कर दीजिएगा। ठीक, आइए ओलंपिक में बता देते हैं कि ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे। A1 2 का 4, ऐसे याद रखिएगा। भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते। ठीक है, 7 मेडल में एक क्या था आपका? गोल्ड। क्या? वो एक गोल्ड था। उसके बाद 2 कितने थे? 2 आपके सिल्वर थे। क्या? 2 सिल्वर थे। बाकी 4 क्या थे आपके? ब्रॉन्ज। क्या थे? 4 आपके कांस्य पदक थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये चीज़ें आपको मैंने बता दी ओलंपिक से संबंधित। भारत ने 7 मेडल। सबसे नंबर 1 पे कौन सा था ओलंपिक में? अमेरिका था। अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन था ओलंपिक में? चाइना। क्या? दूसरे नंबर की लोकेशन किसकी थी? चीन। भारत की पोजीशन कौन थी ओलंपिक में? आपको बता दीजिएगा, ये था 24वें नंबर पे। देखो 2021 का जो मैंने बताया आपको, टोक्यो जापान। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था 2021 का ओलंपिक। ठीक, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी ओलंपिक के बारे में। बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। देखिए जो श्रव्य तरंगे होती हैं, श्रव्य यानी सुनने वाली तरंगे होती है। देखिए एक मैप के माध्यम से आपको मैं भी बता, देखो जो श्रव्य तरंगे होती हैं, क्या श्रव्य तरंगे होती हैं, ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। कितने? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है श्रव्य तरंगे। एक होती है पराश्रव्य तरंगे। क्या? पराश्रव्य तरंगे होती हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। क्या? 20,000 हर्ट्ज से जो होता है ज़्यादा, जब पूछेगा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा ध्वनि तरंग की आवृत्ति, तो वो पराश्रव्य में आएगा। अपश्रव्य में क्या जाएगा? अपश्रव्य में तो जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्या? 20 हर्ट्ज से कम जितनी भी होंगी तरंग की आवृत्ति, वो किस में जाएगा? वो जाएगा अपसरंग में। ये आपका एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं इस शिक्षा जगत में जो क्रांति फैली, उस क्रांति को ऐसे सीमा पे लेके जाएंगे जो किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। देखिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आपका परम धर्म बनता है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। हम आप लोगों के बीच में बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का हमेशा प्रयास करते हैं। मिलते हैं तब तक अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।